Very good morning, class 9. Hope you are all well. Chalo, let us start the chapter. Open to page. Today we are to do the years of depression. You see this homeless men queuing up for a night shelter 1923. बुरा हाल था 1923 में. देखो कितने जर्मन हैं, कितने लोग लाइन में खड़े हैं शेल्टर के लिए, राइट. एक रात का शेल्टर चाहते. नाउ सी नेक्स्ट वी कम टू years of depression. The years between 1924 and 28 saw some stability. 1923 में तो बुरा हाल था, देख ही लिया आपने. कितने लोग बेघर थे, घर बार नहीं था रहने के लिए लड़ाइयों के बाद. 1924 से लेकर 1928 तक ये 4 साल कुछ थोड़ा स्टेबिलिटी आई. येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, जैसे कि मानो रेत के ऊपर हम कुछ बनाएं, राइट. रेत के ऊपर कुछ नहीं बनता, राइट. सपने ही बन सकते हैं. जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स. जर्मनी के जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडस्ट्रियल रिकवरी के लिए बराबर निर्भर थे ये लोग शॉर्ट टर्म पर कर्जा लेने के लिए, लोन्स. खासकर ज़्यादातर अमेरिका, यूएसए से. दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन, और ये सपोर्ट भी वापस खींच ली गई जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. 4 साल तो अच्छा चला. 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया, फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस. ये एक्सचेंज क्रैश किया मीन्स कीमतों में बहुत भारी गिरावट आई, और लोगों ने एक फ्रैंटिक कोशिशें की कि वो टू सेल दियर शेयर्स, कि वो लोग अपने शेयर्स को बेच सकें. ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर्ल्ड सोल्ड. एक ही दिन में 24 अक्टूबर 1929 13 मिलियन शेयर बेचे गए. दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. यहाँ से बच्चों शुरुआत हुई एक आर्थिक स्थिति में डिप्रेशन बहुत बड़ा आया. पैसी माली हालात में इनके बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया. ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों में 29 से लेके 32 तक, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ. और उधर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो राष्ट्रीय इनकम थी वो आधी रह गई. फैक्ट्री शट डाउन, फैक्ट्रियां बंद हो गई. एक्सपोर्ट्स भेजे नहीं गए, नीचे हो गए. डिक्लाइन, किसान जो थे बस वो स्पेक्यूलेटर्स बनकर रह गए, कुछ काम नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने मार्केट में से पैसा वापस ले लिया. द इफेक्ट्स the effects of this recession is the US economy were felt वर्ल्ड वाइड. ये इकोनॉमिक डिप्रेशन इतना ज़बरदस्त था कि इसका इफ़ेक्ट रिसेशन का
अमेरिका की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पड़ा और पूरी दुनिया में इस चीज़ का एहसास हो गया। द जर्मन इकॉनमी वॉज द वर्स्ट। जर्मन की इकॉनमी सबसे बेकार हो चुकी थी इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी, कारखानों की उत्पादन की जो रेट था वो 40% ही रह गया 1929 के लेवल से। 1929 में जो पैदावार होती थी इंडस्ट्रीज़ में, वो कुल मिलाकर ये सब 40% रह गई। वर्कर जो थे उनको जॉब्स लूज़ कर लिए, और उनको अगर मान लो कहीं काम मिलता भी, या ये लोग मालिक लोग एक्सपोर्टर जो होते हैं वो काम करवाते भी, तो बहुत कम वेज देते, दिहाड़ी कम देते। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। और इस समय जो बेरोजगार हो गए वो करीबन 6 मिलियन की लाइन को टच किए। 6 मिलियन लाइन बेघर हो गए। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्लेकार्ड। जर्मनी की गलियों में लोग अपने अपने हाथों में प्लेकार्ड्स लिए नज़र आने लगे। उनके गलों में प्लेकार्ड, हाथों में प्लेकार्ड, विलिंग टू डू एनी वर्क। और वो कहते फिर रहे थे, पेड़ की आग को बुझाने के लिए कोई भी काम करने को हम तैयार हैं, हमें एम्प्लॉय करो, हमें रोज़गार दो, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। जर्मनी की बहुत बुरी हालत थी। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स। और जो बेचारे जवान बच्चे थे, यूथ थे, जिनको रोज़गार नहीं था, वो टाइम पास करने के लिए गलियों के कोनों में बैठे ताश खेलते थे, या लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बेरोज़गार एक दफ्तर होता है जहाँ पर रोज़गार के लिए, वहाँ पर लाइनें लगा के खड़े रहते। एज जॉब्स डिसअपीयर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और जब आपको पता ही है कुछ बेरोज़गार हो जाते हैं तो फिर उल्टी तरफ ध्यान लगाते हैं और जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं पैसे के खातिर। तो जो यूथ था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो गया। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। और एक दुखद थी बात थी सब जगह के लिए। The economic crisis created deep anxieties and fears in people. ये आर्थिक क्राइसिस जो हुआ, इससे लोग भारी संख्या में डर गए। द मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लास के लोग थे, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, खासकर जो सैलरीड थे और पेंशन लेने वाले थे, उन्होंने भी देखा कि उनकी सेविंग्स अब कम होती जा रही है और करेंसी भी, वहाँ की करेंसी भी अपनी मूल्यांकन, अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। उस पैसे की भी वैल्यू कम होती जा रही है इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे तबके के जो व्यापारी थे, बिजनेस करने वाले थे, द सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद रोज़गार कर रहे थे, एंड रिटेलर्स सफ़र्ड। और इसमें जो रिटेलर्स थे वो भी सफ़र कर रहे थे। ठीक है, बिजनेसेस गॉट रुइंड। बिज़नेस नाम की चीज़ तो अब पूरी ख़त्म ही हो गई थी, बिज़नेस नाम का ही रह गया था। द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। देखते हैं क्या है ये। उनको
प्रोलेटेरियनाइजेशन का डर बैठ गया, एक उत्सुकता ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स, एक ये उत्सुकता थी कि कहीं उनको रैंक्स से नीचे ना कर दिया जाए वर्किंग क्लास में, या उससे भी बदतर हो, उससे भी नीचे हो, जो बेरोज़गार थे। ओनली organized workers could manage to keep their heads above water। सिर्फ जो लोग अपने आप को, जो मज़दूरों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा था पहले से ही, वो ही बस अपना सिर धो पा रहे थे, अपना सिर पानी से ऊपर, मतलब बचे हुए थे, कहने का मतलब बचे हुए थे। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बारगेनिंग पावर, लेकिन ये बेरोज़गारी ने उनकी बार्गन करने की पावर जो थी बहुत कमज़ोर कर दी। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेस व्यापार जो थे वो क्राइसिस में आ गए। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, बहुत सारा जो किसान तबका था वो भी प्रभावित हुआ, क्योंकि प्राइसेस में एक शार्प फॉल हुआ, गेहूं में, चावल में जी, उसका पैसा कम हो गया, उसको कम पैसे में बेचा जाने लगा। इसका बहुत सारा पेजेंट्स पर असर हुआ। एंड वुमेन unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair। बहुत ज़्यादा दुखी हो गए जो औरतें थी जो अपने बच्चों का इस समय पेट नहीं भर पा रही थी। पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, अगर राजनीति के क्षेत्र से देखा जाए तो वेमार रिपब्लिक भी बहुत वीक हो गया था। द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, उसके अपने संविधान में कुछ ऐसी गलतियां थी, डिफेक्ट्स थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। और ये कमियों को रहते देख वेमर रिपब्लिक के ऐसा लगने लगा कि ये लोग अब बहुत अनस्टेबल हो गए हैं और हो सकता है डिक्टेटरशिप का राज हो जाए। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन पार्टी a here impossible task, leading to a rule by collisions। अब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना शुरू हुआ, मेजॉरिटी बनाने के लिए एक पार्टी ने, ठीक है, नामुमकिन काम भी लिया और उन्होंने शासन को रूल करने के लिए कोलिजन मीन्स, कोलिजन गवर्नमेंट मीन्स दो लोग मिलकर जब कोलाइड करके कुछ चलाते हैं उसको कहते हैं कोएलिशंस। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। अब वेमर रिपब्लिक में दूसरा ये जो गलती थी वो थी, डिफेक्ट था आर्टिकल 48, जो कि राष्ट्रपति को पावर्स देता था कि वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है और न्याय से रूल शासन कर सकता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, छोटे से समय के लिए इसकी ज़िंदगी रही इस काम की, वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। कुछ समय के लिए ये डिक्री, ये लॉ इन लोगों ने बनाया तो वेमर रिपब्लिक का 239 डेज में अलग अलग कैबिनेट्स बनकर तैयार हुए, 239 डेज में। और एक बहुत ही जनरस
इस्तेमाल इस आर्टिकल 48 का हुआ और एक लिबरल यूज़ हुआ आर्टिकल 48 का। येट द क्राइसिस कुड बी मैनेज, अगर चाहते तो ये क्राइसिस मैनेज हो सकता था। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो लोग जो थे इस लोकतंत्रीय पार्लियामेंट्री सिस्टम को भूल गए, राइट। ये विश्वास ख़त्म हो गया उनका। विच सीम्ड टू ऑफर नो सल्यूशन, जिससे कि उनके लिए कोई सल्यूशन उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो बेटा ये दोनों वीडियो देखना, पिछली और ये आज वाली, दोनों मिलकर इसको रिवाइज़ कीजिए, फिर आगे चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।